Now we will start some specific journal entries. I have already told you like purchase has a debit balance, लेकिन उसके बाद भी हम परचेज को क्रेडिट करते हैं. तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, मैं आज आपको वो सारी एंट्रीज समझाने वाली हूँ. तो फर्स्ट एंट्री, व्हेन गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज. अब जबकि जो भी अमाउंट और जो भी गुड्स ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं. बिकॉज एज पर द terminology, the amount invested by the owner or proprietor is known as capital. जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसे कैपिटल मानते हैं, और जो अमाउंट ओनर विड्रॉ कर रहा है उस अमाउंट को हम क्या मानेंगे, उसको हम ड्राइंग्स मानेंगे. सिमिलरली फॉर द गुड्स ऑल्सो. तो इन दैट केस इसको हम क्या मानेंगे, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स. तो हमारी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. क्योंकि जो भी अमाउंट ओनर ने विड्रॉ किया है और जो भी गुड्स ओनर ने विड्रॉ किया है वो बिजनेस से किया है, और बिजनेस में से गुड्स कहाँ से लेंगे, जो हमने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है. तो हमारा जो एंट्री होगी वो इस तरह से होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. सेकेंड एंट्री, इफ़ इन केस फॉर द एडवर्टीजमेंट फॉर द फ्री सैम्पल्स. जैसा कि आप जानते हो कई बार नया कोई चीज़ लॉन्च होती है तो उसके केस में वो क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे सैशे या छोटे छोटे पाउच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मार्केटिंग और फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो ऐसी कंडीशन में जब हम एडवर्टीजमेंट के लिए या फ्री सैम्पल्स के लिए गुड्स देंगे तो वो भी परचेज में से ही माइनस होगा. तो उस कंडीशन में भी आप ये लिखेंगे फ्री सैम्पल्स अकाउंट डेबिट, फ्री सैम्पल्स ऑब्लिक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में होगा, टू परचेजेस अकाउंट बीइंग goods given as free samples. यहाँ परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है कि जितना अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज अ फ्री सैम्पल हमारे परचेज अकाउंट से उतना अमाउंट कम हो चुका होगा, उतना क्वांटिटी ऑफ गुड्स कम हो चुका होगा. नाउ द थर्ड वन इज चैरिटी और डोनेशन. अब क्या होता है, चैरिटी और डोनेशन के फॉर्म में भी गुड्स जो है वो दिया जा सकता है. कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ अपना प्रोडक्ट है उसको आप प्रमोट करना चाहते हो तो चैरिटी के फॉर्म में आप उसे दे देते हो. तो उस कंडीशन में आपकी जो एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, वो होगी चैरिटी ऑब्लिक डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. राइट, being goods given as charity or donation, whatever. After that, fourth one. अब आपके पास तीन ऐसी सिचुएशंस हो चुकी हैं जबकि ड्राइंग्स के फॉर्म में दिया है, या फ्री सैम्पल या एडवर्टीजमेंट के लिए दिया है, या चैरिटी के लिए दिया है. सपोज इन केस if any accident happens and due to fire the loss of goods was there,
सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू डू? अगर आग से आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे? तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस account, okay, and in which we have to write being goods lost by fire. Now we have one more condition. Loss by fire हुआ है if the goods was insured, अगर goods insured था या गुड्स इंश्योर्ड नहीं था या पार्टली था. अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं था तो पूरी एंट्री इसी अमाउंट से हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. बट इन केस ये आपकी ए सिचुएशन है व्हेन द गुड्स वाज नॉट इंश्योर्ड. मैं इसको यहाँ पर नोटिफिकेशन में डालती हूँ, गुड्स नॉट इंश्योर्ड. नॉट इंश्योर्ड मीन्स द गुड्स वॉज नॉट इंश्योर्ड, मतलब उस गुड्स का इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था, इसलिए द होल अमाउंट ऑफ लॉस बाय फायर इज डेबिटेड एंड द परचेज वॉज क्रेडिटेड. इफ द गुड्स वॉज इंश्योर्ड then what we have to do, I will tell you. When the goods were insured, firstly we have to make the insurance claim to the company. उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के लिए बात करेंगे तो हमारी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ओके, बट इफ़ इट इज़ देयर कि हमने इनपुट जीएसटी को भी अगर हम लेते हैं तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा. यहाँ आप टू इनपुट जीएसटी सीजीएसटी लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी, राइट. अब ये जो हमने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, इस पूरे क्लेम का अमाउंट अगर हमें मिल रहा है, फुल क्लेम वी आर गोइंग टू रिसीव, देन व्हाट वी हैव टू डू. अगर हमें फुल क्लेम, फुल अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड, अगर हमें पूरा अमाउंट मिल रहा है तब हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट to insurance company, right? If the full amount of claim is not received, पार्टली मिल रहा है, पूरा अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है. सपोज आपका 1 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है और कंपनी ने 70,000 ही एक्सेप्ट किया. इट मीन्स यू आर गेटिंग द अमाउंट 70,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड रिमेनिंग अमाउंट इज योर लॉस. सो इन सच केस दिस लॉस शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी हमारा बिजनेस में लॉस होता है उस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. तो थर्ड एंट्री जो होगी हमारी वो होगी इफ इन केस पार्टली पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी. इन केस पार्टली पेमेंट होगा तो जितना अमाउंट हमें बैंक के थ्रू, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से जितना चेक मिलेगा उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो हमें रिकवरी नहीं हो पाई है उसको हम करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई. अगर इन केस लॉस बाय फायर की जगह पर लॉस बाय थेफ्ट होगा तब भी हमारी कंडीशन वही होगी, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट.
तो वहाँ भी हमारी एंट्रीज इसमें केवल लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा और ये सारी चीज़ें सेम होंगी, बस लॉस बाय फायर की जगह लॉस बाय थेफ्ट लिया जाएगा। उस कंडीशन में भी हमारी एंट्री सेम है। तो ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, लॉस बाय फायर और थेफ्ट भी हो सकता है। अगर लॉस बाय थेफ्ट होगा तो आप फायर की जगह पर थेफ्ट से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स स्टॉक वॉज स्टोलन बाय द एम्प्लॉई और स्टॉक वॉज स्टोलन बाय समवन एल्स, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर लॉस बाय फायर की जगह लॉस बाय थेफ्ट करेंगे और ये वाली सिचुएशन सेम रहेगी, बस यहाँ पर आपका लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा। Now all these points are related to the purchase when the purchase account is credited। ये मैंने आपको आज सारी वो सिचुएशंस बताई हैं जब हम परचेज़ को क्रेडिट करते हैं। परचेज़ को क्रेडिट इसलिए करते हैं कि जो भी आपने गुड्स विड्रॉ किया है या ड्राइंग्स किया है वो गुड्स में से किया है, तो आउट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स में से होगा। वॉट एवर यू हैव गिवन एज अ चैरिटी और डोनेशन में भी आपने परचेज गुड्स में से किया है, तो जो गुड्स आपने परचेज़ किया था उसमें से ये गुड्स माइनस हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द डैमेज और लॉस बाय फायर और थेफ्ट का केस है या चैरिटी का केस है या एडवर्टीजमेंट और फ्री सैंपल का केस है, इन सभी केसेस में जब हम अपने स्टॉक में से परचेज्ड गुड्स का वो पार्ट यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, इसलिए ये हमारा परचेज क्रेडिट होता है। When the amount is not recoverable from the debtor, we have to do the entries in this way. First one, bad debts जो आपका हेडिंग है इसमें अपनी दो तरह की एंट्रीज होंगी। फर्स्ट वन, जबकि फुल अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, मीन्स अमाउंट नॉट रिकवरेबल। If the whole amount is not recoverable, then bad debts account debit to debtors personal account. Debtors personal account. It means you have to write the name of the debtor. आपको यहाँ पर debtor का नाम लिखना होगा। Narration होगी being amount written off as bad debts. Okay, if some amount or part of the amount is recoverable from a debtor, in that case, second condition, part of amount recoverable, इन दैट केस वॉट एवर द अमाउंट, जैसे क्वेश्चन में आपके पास आएगा 40 पैसा इन अ रुपी या 70 पैसा इन अ रुपी या आउट ऑफ द डेब्ट अमाउंट 25% रिकवर्ड और 75% रिकवर्ड, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सपोज 10,000 का है, 75% रिकवर हुआ है तो 7,500 कैश में आ जाएगा और 2,500 बैड डेब्ट्स में चला जाएगा। इस तरह से हम उसकी एंट्री करेंगे। तो उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। राइट, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, जो रिसीव नहीं हुआ है उसके लिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट जो अमाउंट टोटल जो ड्यू था उस अमाउंट के लिए। राइट, after that we will start the next topic. Now we will discuss about the bank entries. बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जैसा कि आप आजकल देख रहे हो कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक ट्रांजेक्शन्स को या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अब हमारे लिए बाकी एंट्रीज़ के कंपैरिजन में बैंक एंट्रीज आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शुड बी मेंटेन प्रॉपरली. Now we will discuss about the bank entries. First one, when the amount is deposited into the bank, जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तब हमारी एंट्री क्या होगी. फर्स्ट वन, when
amount deposited into bank. If the amount deposited into the bank, who is the receiver? बैंक रिसीवर है, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज एज पर द पर्सनल अकाउंट बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, एंड एज पर द रियल अकाउंट कैश इज क्रेडिटेड, क्योंकि कैश जा रहा है. If the amount is deposited, we will do the entry bank account debit to cash. If the amount withdraw from the bank, amount withdraw from bank or it is given for office use, अगर इसमें ऑफिस यूज भी ऐड होगा तब भी हमारी एंट्री फॉर ऑफिस यूज, तब भी हमारी एंट्री सेम होगी. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. वाई? बिकॉज कैश कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश आया है, एंड बैंक इज द गिवर, so bank is credited. Third one, amount withdraw for personal use अगर आता है, amount withdraw from bank for personal use. अगर पर्सनल यूज में आएगा तब हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये ड्राइंग्स किया गया है, पर्सनल यूज़ के लिए लिया गया है. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू द अमाउंट पेड टू समवन. किसी क्रेडिटर को या किसी एक्सपेंस को जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर. ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने उसे चेक दिया है और क्रेडिटर जो है रिसीवर है. एज पर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द रिसीवर, सो क्रेडिटर इज अ रिसीवर एंड बैंक इज मेकिंग द पेमेंट, सो एज पर द पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर. ओके, क्रेडिटर को डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट रिसीवर विल बी डेबिटेड एंड गिवर विल बी क्रेडिटेड. After this, if we have made the payment of expenses, payment of expense by check, right? Suppose सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, राइट, टू बैंक अकाउंट. अब इस केस में ये आपकी कंबाइंड एंट्री भी हो गई जिसे अपन कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, और आपकी पेमेंट क्योंकि चेक से किया गया है तो एंट्री आपकी पेमेंट की ये होगी. यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एंट्रीज़ कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं. कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहलाती हैं? क्योंकि बैंक से कैश में इफेक्ट आ रहा है और कैश में बैंक से. इट मीन्स इट इज़ लाइक योर बैंक अकाउंट एंड योर कैश बैलेंस. जैसे आपकी दो पॉकेट हैं, इस पॉकेट से पैसा निकाल कर इस पॉकेट में रख रहे हैं या इससे इसमें निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली ओवरऑल बैलेंस इक्वल होगा बैंक और कैश मिलाकर. तो कैश एंड कैश इक्वलेंट्स आर ऑलवेज इक्वल.
तो यहाँ से बैंक से पैसा निकाल कर कैश में बढ़ जाएगा और कैश में से कम करोगे तो बैंक में इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए ये दोनों एंट्रीज़ कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं और इसको हम आगे स्टडी करेंगे 3 कॉलम कैश बुक में जब हम कैश बुक बनाएंगे, या 2 कॉलम कैश बुक में जब हम कैश बुक बनाएंगे, तब हम कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को डिस्क्रिप्शन अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि इन दोनों ही से आपके कैश और बैंक का बैलेंस कम होता है, लेकिन ओवरऑल जो कैश और बैंक का कंबाइंड बैलेंस है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। अगर हमें किसी डेटर से चेक रिसीव हुआ है तो उस चेक को हम क्या करेंगे, हम कैश ट्रीट करेंगे। चेक को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि चेक रिसीव्ड किया या चेक कलेक्टेड, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी है। व्हेन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, उस कंडीशन में हम 2 तरह की एंट्री कर सकते हैं। या तो हम चेक इन हैंड लिख सकते हैं, चेक इन हैंड टू डेटर, क्योंकि क्या होता है जब भी किसी का डेटर से हमने चेक रिसीव किया तो ऐसा नहीं होता कि एक एक इंडिविजुअल डेटर का चेक या जितने भी एक एक चेक हमें रिसीव हो रहा है और हम उन सारे चेक्स को उसी समय बैंक में भेज रहे हैं। मोस्टली बिजनेसमैन क्या करते हैं कि जितने भी चेक रिसीव होते हैं उनको विद इन 2-3 डेज और वीकली दे आर गोइंग टू डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। वो सारा पैसा डेली रूटीन में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो वीकली और अल्टरनेट डेज में इस तरह से करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि चेक जब जमा होगा तब तक के लिए चेक इन हैंड माना जाता है। लेकिन हम इसमें जो एंट्रीज़ करने वाले हैं वो मैं चेक इन हैंड की एंट्रीज़ आपको समझा दूंगी, लेकिन बेटर ये होगा कि हम चेक जब हमें रिसीव होता है तो हम उसे कैश ट्रीट करें, क्योंकि चेक इन हैंड की एंट्रीज़ कैश बुक में जाकर स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करती है। इसलिए बेटर ये है कि हम उसे कैश ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जब हमें किसी से डेटर रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अ डेटर, in that case we have to write the entry cash account debit, जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जब आपको चेक रिसीव हुआ है और सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया है। ठीक है, व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर बट नॉट सेंड टू द बैंक, अगर हमने चेक रिसीव किया है और उस चेक को हमने आज बैंक में नहीं भेजा है तब हम ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। अब आज नहीं किया तो कल करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन द चेक इज़ रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक। ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन हो गई। अब आपने चेक रिसीव कर लिया, इस चेक को आप जब बैंक में भेजेंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी सेकंड वाली, 6 का सेकंड पार्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर हम कैश नहीं लिखेंगे तो टू चेक इन हैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी इसके रिवर्स में। जब हम चेक को बैंक में, व्हेन चेक सेंड टू द बैंक, व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट, क्लियर। आफ्टर दिस, इसी केस में 7th एंट्री मैं आपको समझा रही हूँ। जब चेक रिसीव किया है लेकिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, रिसीव्ड चेक सेम डे
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब क्या होगा, हमने चेक रिसीव किया और सेम डे उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उस कंडीशन में हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, डेटर्स पर्सनल अकाउंट। क्यों करेंगे, क्योंकि डेटर देने वाला है और बैंक अमाउंट को रिसीव करने वाला है, इसलिए हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। इफ़ इन केस अब ये चेक आपने रिसीव कर लिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने डिपॉजिट किया है वो पैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन इन केस चेक में कुछ मिस्टेक है, ओवर राइटिंग है, या डेटर के अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो इन केस ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ अबव चेक, अगर हमारा जो चेक रिसीव किया था वो डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि अब क्या होगा, बैंक आपसे पैसा मांगेगा और आप उस व्यक्ति से पैसा मांगेंगे जिसने चेक दिया था, यानी कि वो वापस से आपके डेटर्स की लिस्ट में काउंट हो जाएगा। क्लियर? रिलेटेड टू द बैंक चार्जेस। अब होता क्या है, बैंक जब आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, आपकी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बैंक अपना एक चार्जेस भी आपसे चार्ज करती है। तो जब बैंक चार्जेस चार्ज किया जाता है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस चार्ज होता है, तो बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए आप डेबिट करोगे, और बैंक कभी भी आपसे बैंक चार्जेस को कैश में नहीं लेगा, इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक ही होता है हर कंडीशन में। अगर इसी तरह से क्या होता है कि बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, अगर आपने लोन लिया हुआ है या बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को अवेल किया है, तो उस कंडीशन में बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक जो भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा वो कैश में नहीं लेगा, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, तो उसमें होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम केस में अगर आपके अकाउंट में पैसा है और बैंक उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो बैंक के लिए एक्सपेंस होगा, लेकिन आपके लिए इनकम होगा, तो वो आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा। वॉट एवर द बैलेंस वॉज देयर, वॉट एवर द इंटरेस्ट इज देयर, इट शुड बी एडेड इन योर बैंक अकाउंट। तो बैंक जो बैलेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपकी इनकम है, बैंक के लिए एक्सपेंस होगा। व्हेन द रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय कैश, अगर हम कैश में पे करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसी केस में अगर हम पेमेंट चेक के थ्रू करेंगे, यानी कि नेक्स्ट केस क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन या लोन बाय चेक,
तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट हमारा आपके बैंक अकाउंट से जाने वाला है। तो जो रीपेमेंट होगा वो चेक से होगा तो बैंक लिखेंगे, अदरवाइज कैश लिख देंगे। ठीक है। अगर इन केस हम किसी बैंक से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अपने ही किसी बैंक से दूसरे किसी बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, अमाउंट डिपॉजिटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू PNB। अब हमने क्या किया कि SBI से PNB में ट्रांसफ़र किया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, PNB अकाउंट डेबिट PNB अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट। इट मीन्स PNB में पैसा मिला है, SBI से PNB में ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम करेंगे PNB अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस तरह की आपकी एंट्रीज़ होंगी। तो आज मैंने आपको सारी बैंक एंट्रीज़ के बारे में डिटेल में समझा दिया है। आई होप जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं उनमें आपको बैंक एंट्रीज़ में या बैंक ट्रांजेक्शन्स में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटर ये होगा कि हम चेक इन हैंड को अवॉइड करें। चेक इन हैंड लेने से कैश बुक के टाइम पर जब हम कैश बुक बनाते हैं उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और बच्चे उस समय अपनी कैश बुक मैच नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें बेस्ट वे को चूज़ करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी आप चेक इन हैंड अवॉइड करते हुए कैश को ट्रीट करें।